दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और पहले तो बहुत बहुत माफ़ी बहुत सारे लोगों से बहुत सारे दिन तक ना आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया वेट करने के लिए। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन आज के सत्र में ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि आज शुरुआती कारोबार में मार्केट नीचे खुला, फिर लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आई। 16,550 के जोन्स के आसपास से निफ्टी ने पुल बैक दिया और 16,600 के ऊपर फॉर्मली कामकाज भी होने लग गया था। सेकेंड हाफ में वो स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ी भी, लेकिन फिर थोड़ी सी बिकवाली हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। तो बिकवाली आज मतलब मिड कैप में रिकवरी इस तरह की थी कि एक समय में तो हरे निशान में आ गया था, निफ्टी बैंक हरे निशान के अंदर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा था, लेकिन वापस मार्केट में हायर लेवल से फिर बिकवाली का जो दौर है वो देखने को मिला आज के लिए, क्योंकि ये दिन बहुत क्रूशियल था, क्योंकि एक बड़ा जो मार्केट में रिएक्शन था वो अलग अलग कंपनीज़ का आना था, अलग अलग हैवी वेट्स का आना था। रिलायंस नंबर्स के बाद, एक्सिस कोटक नंबर्स के बाद, इसके अलावा JSW स्टील नंबर्स के बाद, इन्फोसिस नंबर्स के बाद ये रिएक्ट करने वाले थे। तो उनके रिएक्शंस भी मार्केट में देखा, तो इन टोटल करीब करीब 31-32% की जो वेटेज वाली कंपनियां हैं उनका रिएक्शन आज के सत्र में आना था। तो रिलायंस सबसे हैवी था, तो इसलिए रिलायंस के नंबर्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। 3-3.5% नीचे वो बंद हुआ, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। इन्फोसिस में मिला जुला इम्पैक्ट, फ्लैटिश स्टोन पे वो कामकाज कर रहा था एक टाइम पर। इसके अलावा कोटक, JSW मेटल तो आज ज़ोरदार परफॉर्मेंस में थी। टाटा स्टील जिसके नंबर्स वेटेड हैं उससे पहले वो चला। उसके अलावा टाटा स्टील में स्टॉक स्प्लिट भी होना है, तो उससे पहले भी वो चल रहा था। ITC आज वापस कमांड में आ गया। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड में तेज़ी थी। कोटक महिंद्रा बैंक में मूव था, इंडसइंड बैंक में मूव था। तो ऐसे कुछ बैंक्स जो कि आज निचले हिस्सों से पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनका भी एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ओवरऑल आज मेटल, सेलेक्टिव IT, PSU जिनके अंदर कुछ हद तक बाइंग देखने को मिली, जिसमें से गेल जैसी कंपनियां जो कि एक बढ़िया मूव के साथ आज ट्रेड कर रहे थे, बोनस से ठीक पहले वहां पर भी बाइंग थी। तो अलग अलग इंडेक्स का मूव देखने को मिल रहा था। इंडिविजुअल आज जो बहुत सारे स्टॉक्स जिनमें चर्चा रही, उसमें एक ITC था, 300 के ऊपर वो जाके बंद हुआ, 302 इनफैक्ट नया उसका हाई है। और उसके अलावा आज प्रेशर था जोमेटो में, वो एक बड़ा लॉक इन आज ख़त्म, आज लॉक इन खुला है, मतलब 23 तारीख को ये लिस्ट हुआ था, 23 जुलाई सन 2021 में। तो उसके ठीक एक साल बाद आज ये था। तो एक साल के अंदर जो प्री IPO इन्वेस्टर्स थे वो कंपनी से एग्जिट करने का चांस उन्हें मिला था। तो उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो तमाम वो प्रमोटर्स, तमाम वो कंपनी के एम्प्लॉयज़, तमाम वो कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह का एक इम्पैक्ट आज जोमेटो में देखने को मिला था, इसलिए जोमेटो का शेयर आज 11-12% टूटता हुआ दिखाई पड़ा। एक लंबी सूची अभी और कंपनियों की है जिनके जो एक साल का लॉक इन है वो शायद खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग स्टॉक, अलग अलग स्टोरीज मार्केट में आज डेवलप हो रही थी, जिसमें आज प्रेशर था मिड कैप, स्मॉल कैप, मोलेस फ्लैट टू नेगेटिव। बैंक के अंदर फ्लैटिश क्लोजिंग, IT PSU में खरीदारी, ऑटो, एनर्जी, फार्मा, इंफ्रा, इन शेयरों के अंदर आज प्रेशर बनता दिखाई पड़ा था। फार्मा से नाम याद आया कि सनोफी पे आप स्पेशल ध्यान रखिएगा, कल उसके एक मीटिंग है जिसके अंदर वो स्पेशल डिविडेंड के ऊपर फैसला ले सकते हैं। 350 रुपये के 2 स्पेशल डिविडेंड वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उस लिहाज से ये तीसरा डिविडेंड है जिसके ऊपर आप नज़र रखेंगे। तो एक क्रूशल पार्ट सनोफी केस में रहेगा। अच्छा, निफ्टी के 50 में से 30 शेयरों में गिरावट थी, सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में प्रेशर था, और निफ्टी बैंक के 12 में से 6 शेयरों के अंदर आज बढ़त आते हुए दिखाई पड़ रही थी। ये रहा ऊपर ओवरऑल मार्केट का रैप। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों की। सबसे पहला सवाल जो आज मेरे पास आया है वो है जुबिलेंट फूड, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड डेल्टा कॉर्प। सबसे पहला सवाल सर, जुबिलेंट फूड, यूनाइटेड स्पिरिट्स और डेल्टा कॉर्प तीनों के केस में देखिए, जुबिलेंट फूड लीडर है अपने स्पेस का, 70-72% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करता है, डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है ये पिज़्ज़ा मार्केट में, QSR मार्केट में बेसिकली। पॉजिटिव्स इनके लिए, एक तो डोमिनेंट है, सबसे बड़ा प्लेयर है इसका, दूसरा प्रीमियम कमांड करता है, तीसरा खुद की सप्लाई चेन तो कोई इशू नहीं, चौथा भारतीय ग्रुप है पीछे तो वो भी कोई इशू नहीं है, और जुबिलेंट का डोमिनोज से साथ एक मल्टी ईयर का करार है तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव एक और है कि एक कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है इंडिया की जो कि बहुत बढ़ रही है, और ये Tier 3, Tier 4, Tier 7 सिटीज़ में जब पहुँचेंगे तो वो और एक्सपैंड हो जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है इसके साथ। महंगा, पहले तो स्टॉक बहुत महंगा है वैल्यूएशन वाइज, ये कंसर्न है। दूसरा, इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट इनके इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेगा, जो नियर टर्म में हेडविंड रहेगा ही, लेकिन कंपनी का प्राइसिंग पावर उसे चेंज करने की। तीसरा, QSR में ही अनऑर्गेनाइज स्पेस से जो कंपटीशन आता है वो इनके लिए चैलेंज है। ऑब्वियसली होता है, पिज्ज़ा के सामने अगर समोसे खड़े हैं तो वो दिक्कत दे सकता है कंपनी के लिए।
लेकिन हैविंग सेड दैट अगर कंपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड कर रही है तो ये कंपनी मैनेजेबल है। तो नंबर्स को नज़र रख के आप इसमें एंटर कर सकते हैं, सिचुएशन देख सकते हैं। सेम यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनके साथ भी कुछ पॉजिटिव यही है कि पहला आप ये लार्जेस्ट प्लेयर हैं, प्रीमियम में डोमिनेंट प्लेयर है, कोई मुकाबला नहीं है इनके सामने। तीसरा ग्रुप ठीक ठाक है, डियाजियो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिकर कंपनी है। और चौथा कि इंडिया में जो एवरेज लिकर प्राइसेस हैं, जो कंजम्पशन था वो पहले के ज़माने में 700-800 की रेंज में होता था, वो 1400-1500 की रेंज में जा चुका है। तो जो प्रीमियम सेगमेंट का लोअर प्रीमियम कैटेगरी होता है वो अब रेगुलर कैटेगरी में आ गया, और प्रीमियम जो है वो अब रेगुलर की तरफ जा रहा है। वो जैसे टीयर 3 स्लीपर क्लास टीयर 3 बन गया, टीयर 3 टीयर 2 बन गया, इसी तरह से आप इसको भी समझ लीजिए। तो वो सिचुएशन इस कंपनी के लिए फेवरेबल है। महंगा यहाँ पर भी वैल्यूएशन है, लेकिन ये कंपनी SIP वे में आप अगर एंटर करते हैं तो सिचुएशन ठीक है। दोनों ही कंपनियों के केस में इक्विटी साइज़ भी इतना कोई बड़ा नहीं है, शायद 70 करोड़ इक्विटी दोनों की है, स्प्लिट के बाद, उसके जुबिलेंट के एडजस्टमेंट के बाद भी, और यूनाइटेड स्पिरिट्स के बोनस के बाद भी, स्प्लिट के बाद भी, सॉरी। तो इन दोनों को आप वैसे देख सकते हैं। रही बात डेल्टा कॉर्प की, कैश रिच कंपनी है, केपेक्स पूरा हो चुका है। मोदी जी जो जिया मोदी हैं उनके हस्बैंड की कंपनी है, तो कंपनी अदरवाइज़ ठीक है फंडामेंटल में, लेकिन इस बिज़नेस के अंदर इतना बड़ा रेगुलेशन आ सकता है, मतलब रेगुलेटरी इतने हैं वो चेंजेस, GST की बातचीत एंड ऑल, तो इसलिए अभी उसको आप अवॉइड करिए। लेकिन बाकी दो को आप SIP वे में एटलीस्ट देख सकते हैं। अच्छा, इन्फी 1000 एवरेज 1550। राजा साहब, आप इन्फी में अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं 1550 के दाम पे, तो आप मतलब 1000 शेयर लेके बैठे हैं, तो ऐसा कोई कंसर्न है नहीं। क्वालिटी आपने ले ली, प्राइस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऊपर नीचे होने दीजिए, उसकी उतनी बड़ी टेंशन नहीं है। अब रही बात IT में ओवर एक्सपोज होने की, तो ये ध्यान रखिए कि आप ऑलरेडी 1000 शेयर इन्फोसिस के लेके बैठे हैं, 15 लाख का माल होता है करीब। अगर आपका एपेटाइट या फुल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा 5%, 7%, 8% तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा हिस्सा है तो एटलीस्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। किसी एक फंड मैनेजर के लिए भी ये बात रूल होता है कि वो शायद 5% से या 20% ज़्यादा किसी एक कंपनी में एक्सपोज नहीं हो सकते हैं। उसी तरह की रणनीति आप भी कर लीजिए, ये गूगल कर लीजिएगा, ज़्यादा स्पेकुलेटिव मिल जाएगी आपको। तो एक सेक्टर में और एक कंपनी में वो 20% ज़्यादा शायद एक्सपोज नहीं होते हैं, तो उसी तरह की रणनीति आप भी रख लीजिए। रही बात इसी कंपनी में या इसी सेक्टर में जाने की, तो आप ये कर सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी ग्रोथ रिलेटेड स्टॉक आ गया है इन्फोसिस, जो ग्रो कर जाएगा तो आपके रिटर्न बन जाएंगे। ये मत भूलिए कि इन्फोसिस बहुत चला हुआ शेयर है। दूसरी तरफ अगर आप कोई ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जहाँ डिविडेंड भी बन जाए, तो आप ओरेकल ऐड कर सकते हैं। आप तीसरे ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो एग्रेसिव हो चलने में, तो टाटा कॉम देख सकते हैं। और स्टेबल शेयर ढूंढ रहे हैं तो TCS हो सकता है। तो ऐसे करके एक मिक्स ब्लेंड बना सकते हैं इसी सेक्टर में अगर आप रहना चाहते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का एक बड़ा चंक IT में ओवर एक्सपोज मत कर लीजिएगा, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, कहाँ चले गए थे? अरे रात से आप थोड़ा घर का पारिवारिक काम जिसकी वजह से जाना पड़ गया, माफ़ी उसके लिए। अच्छा, विच ब्रोकरेज हाउसेज यू फील गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट फोरकास्ट, विल मार्केट रिएक्ट वेरी नेगेटिवली, फेड इंक्रीज बाय 100 बेसिस पॉइंट। सर देखिए, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बढ़ रहा है, ये तो क्लियर है। तो अब बढ़ने में 100 बेसिस पॉइंट हो या 75, जितना फ्रंट लोड कर देंगे उतना ज़्यादा बेटर है। जो नीरज जी आज कह भी रहे थे कि अगर 100 बेसिस पॉइंट है तो बाइटिंग द बुलेट है, आपने पहले से ही उसकी तैयारी कर ली प्रीएम्प्टिव होकर, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना तय है, ये बात पता है। अब उसमें कितना जल्दी कितना ज़्यादा, वो उनकी एक्चुअल सिचुएशन बता देगी। जो हमारे यहाँ हुआ था कि RBI ने पहले ही कह दिया कि ठीक है हम जी इतना कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी ये मैक्सिमम लिमिट्स में हम अपने आप को देख रहे हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो शायद बाजार बहुत रिएक्ट ना करे। दूसरी चीज़, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सो फार जो बाजार ने रीड किया है कि नीचे 15,800 और ऊपर 17,000 के जोन्स में, बड़ी ब्रॉडर रेंज में बाजार ऊपर थक जाता है और नीचे तेज़ी पकड़ता है। तो अगर ये ही रेंज के अपर एंड पर हम आए हैं तो शायद इसीलिए बाजार थक रहा है और ऊपर की तरफ से बिकवाली आ रही है। FIs की सेलिंग भी शुरू हो गई है इंडिविजुअली, लेकिन हाँ बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छी वैल्यू पे हैं और नंबर भी अच्छे दे रहे हैं, तो उसका रिएक्शन है। जैसे कि टाटा कॉम नंबर बहुत अच्छे आए, स्टॉक ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन था, बहुत अच्छा रिजल्ट दे गया। और ऐसे कई और नाम जो विद टाइम नंबर्स अपने देते जा रहे हैं और ऑलरेडी बीटन डाउन है, तो वहाँ बाजार पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह के स्टॉक को ढूंढ लीजिए जिनके नंबर्स अच्छे आए और जो ऑलरेडी बीटन डाउन हो, जहाँ खोने के लिए बहुत कुछ होना, अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे ही आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, उस तरह से आप इसे सोचिएगा। अब रही बात कौन सा ब्रोकरेज हाउस सबसे सही है, सर ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स पे मत जाइए, उनकी कमेंट्री पे जाइए, वो क्या तर्क दे रहे हैं उसके पीछे, वो पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि सेंट्रम ने एक ज़माने में ITC का टारगेट 345 रुपये दिया था, ये सन 2021 की बात है शायद, या 15 दिसंबर 2021 को दिया था। उस ज़माने में सब वो हंसी का पात्र बने थे, लेकिन आज वो टारगेट अचीवेबल लग रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है, किसी भी एनालिस्ट ने अगर उसके ऊपर स्टडी की है तो कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो रैशनल उस समय सही हो। जोमेटो पे किसी ने 25 रुपये के भी टारगेट दिए थे, उस समय उनका मजाक उड़ा था और आज जोमेटो उसी की तरह पे चल पड़ा है। तो कोई तर्क पढ़ें, वो तर्क देखिए, उन तर्क के आधार पर आप निवेश करिए, वो ज़्यादा बेटर है। किसी एक इंडिविजुअल में मत जाने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। अच्छा जी, 200 शेयर है BPCL 370, 150 शेयर ऑफ IOC 75। दास साहब, एक चीज़ जो मैं अपनी सीमित जानकारी में समझ पाया हूँ, कोई भी सरकारी कंपनी बहुत ज़्यादा चलती नहीं है। पिछले 1.5 डिकेड में मैंने ऐसी कोई बड़ी सरकारी कंपनी देखी सिवाय NBCC और IRCTC की जो बहुत चले हों। उनकी वजह है कि वो छोटे टिकट साइज़ के थे या छोटी इक्विटी थे तो उनको खींच ले आया। यहाँ इक्विटी इतनी बड़ी होती है, BPCL IOC दोनों ही केसेस में BPCL एक डिविडेंड प्ले है, क्योंकि जब तक उनके एसेट बिक नहीं रहे हैं, ठीक ठाक कैश जनरेट कर रहा है, विंडफॉल टैक्स लगा नहीं तो उनकी जैकपॉट है, वैसे भी तो अच्छा रेवेन्यू आ रहा होता है, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छे डिविडेंड देती रहती है वो। तो अगर डिविडेंड ठीक मिल रहा है BPCL में तो आप बने रहिए, डिविडेंड खाते रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। 1 BPCL IOC केस में ऑलरेडी इक्विटी बड़ी थी और बोनस के बाद और बड़ी हो गई है, तो वो उनके लिए और बड़ा कंसर्न है। तो जिसकी इक्विटी बड़ी है उसका चलने की गुंजाइश थोड़ी स्लो होती है। टॉप 5 कंपनियों में हमेशा नाम मैंने लिए हैं, उसमें एक ही कंपनी है ITC जो अब तक चला है, और वो भी इसलिए कि उसकी 12 रुपये की कमाई में 11.5 रुपये वो डिविडेंड बांट देती है। तो इस तरह ही कंपनी एक बार को शायद बाजार में चल भी गई, लेकिन बाकियों से गुंजाइश कम ही रखिएगा। ONGC एक तरफा चला, नीचे आ गया, यस बैंक, वोडाफोन, IOB और ITC, ये 5 बड़ी कंपनियाँ जिनकी सबसे बड़ी इक्विटी इंडिया की। तो इस तरह की कंपनियों में थोड़ी गुंजाइश कम है, तेज़ी कैप्ड होती है PSU में, उसको आधार मान कर ही आप इसमें निवेश करिएगा। हाँ, पास परफॉर्मेंस तो यही कहती है, अब फ्यूचर में क्या हो पता नहीं, लेकिन सो फार इनकी पास परफॉर्मेंस यही रिफ्लेक्ट करता आया है। तो इसलिए ज़रा कॉशियस स्टांस रखिएगा, कॉशियस टू ऑप्टिमिस्टिक आप मान सकते हैं, लेकिन कॉशियस ज़रूर ऐड करिएगा उसमें। अच्छा जी, BHEL ये थोड़ा 43 रुपये के दाम पर। राजीव साहब, आपकी खरीदारी का दाम बढ़िया है, क्योंकि ये 74 रुपये से ईज आउट होकर इस लेवल पर आया है और आपको प्रॉफिट भी दे रहा है 10 रुपये पर शेयर के आसपास का, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है आपके पास, तो आप आराम से इसमें बने रहें। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ऊपर के जोन्स में ऐड जरूर निकलते रहेंगे, बहुत बड़ी तेज़ी की मत उम्मीद रखिएगा, मीडियम टर्म के हिसाब से आप इसे देखिए। 74 रुपये के जोन्स में आके वापस सप्लाई आएगी, वहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ सप्लाईज आएंगी, उससे आसपास ही आप थोड़ा थोड़ा करके ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। पटेल साहब का सवाल है, सर माय ग्रैंडफादर गिफ्ट मी HDFC बैंक IPO एज माय बर्थडे गिफ्ट, शुड आई होल्ड और सेल? पटेल साहब, एक बहुत बढ़िया थॉट दिमाग में आया, पता नहीं सही लगे या नहीं आपको, लेकिन इसका जवाब आपके ग्रैंडफादर ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोच के IPO लिया था, वो IPO मतलब इतनी फिनोमिनल कंपनी का IPO अगर वो देख रहे हैं और उन्होंने उस जमाने में उसके कंपनी को रीड कर लिया था, तो ऑलरेडी आपके पास मल्टी बैगर ऑलरेडी बना कर दिया है उन्होंने आपको, तो वो तो आप संभाल के रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको नया कुछ निवेश करना तो नई जगह पर निवेश करिए। इसको क्यों बेच रहे हैं? तो पुरानी ज़मीन कौन बेचता है या पुराना एसेट कौन बेचता है? तो एक बहुत बेसिक फाइनेंशियल मार्केट की कहावत है कि आप वही एसेट बेचिए जो आप वापस खरीद पाएँ। अगर आप इसे खरीद नहीं सकते दोबारा, उस तरह के एसेट नहीं क्रिएट कर सकते, तो क्यों बेच रहे हैं? बेटर है आराम से बने रहिए, कुछ ले तो रहा नहीं है, बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे डिविडेंड भी दे ही रहा है। बहुत आपको लग रहा है तो 2-4 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर ही बेच देंगे तो ही आपके पूरे पैसे निकल आएंगे, और दादाजी ने दिया तो वैसे ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ कंपनी अच्छी है, बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ऐसी भी कोई खराबी नहीं है, ग्रुप में भी, ग्रोथ में भी एसेट बना के दिया उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो लाइक वाइज में कुछ सो फार तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आप बेच दें उसे। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि इसको छोड़ दीजिए और इसी तरह कोई और एसेट बना दीजिए अपनी तरफ से, जो आप क्रिएट कर पाएँ खुद अपने इन्वेस्टमेंट से, तो वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। लेकिन इसको बेचने को ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि इतनी पुरानी कॉस्ट है आपकी। डिविस लैब, ग्लैंड फार्मा। सर, डिविस तो होल्ड हो सकता है, ग्लैंड के केस में थोड़ा सा कंसर्न है कि वो IPO एक्सपायरिंग के टाइम आ रहा है इनके भी, तो इनकी भी शायद इक्विटी छूटते हुए दिखाई पड़े। सो डिविस तो इज़ फेयर इनफ, लेकिन ग्लैंड को एटलीस्ट आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कैन रॉयल एनफील्ड आउट परफॉर्म EV फॉर आइशर मोटर्स? ट्रिकी सवाल है मलिक साहब, क्योंकि ये कभी आप इनकी हिस्ट्री पढ़िएगा आइशर मोटर की, इनके पास 400 प्लस कंपनीज होती थी, जिसको इन्होंने कंसोलिडेट करते 2-4 कंपनियां बना ली। एनीवेज, लेकिन पहले भी ये लीडर बन के निकले हैं हेवी स्पेस में। तो जिस स्पेस में अभी ये काम कर रहे हैं उसमें 2 नए प्लेयर इनके सामने और खड़े हैं, जिसमें महिंद्रा की जावा एंड ESD भी लॉन्च हो गई है, तो वो दोनों इनके लिए थोड़ा स्टिफ कॉम्पिटिशन ज़रूर क्रिएट करेंगे। हैविंग सेड दैट, अभी तक कंपनी ने कुछ नहीं बोला है EV को लेकर, लेकिन बजाज ने ज़रूर बोल दिया कि वो एक क्रूज़र बाइक लॉन्च कर रहे हैं EV पर,
तो अगर वो भी इस रेंज की बाइक हुई तो बात अलग है, लेकिन सो फार कंपनी कमेंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वार्टर के नंबर देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कमेंट्री आती है, उसके बाद ज़्यादा इस पर बेहतर टिप्पणी हो पाएगी। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है, तो कुछ भी कह नहीं पाऊँगा मैं। ओके, व्यूज़ ऑन वेदांता। चोपड़ा साहब, वेदांता में डिविडेंड ही मिल रहा है, बढ़िया। अभी भी आया, वो 27 रुपये का शायद डिविडेंड था जो लास्ट मैंने रीड किया था। तो वेदांता के केस में एज ऑफ नाउ तो आप डिविडेंड ही खाइए और कुछ मत करिए। मेटल साइकिल में इधर साइकिल की फेवर में आगे तेज चल गए शेयर तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं चले तो डिविडेंड मिल ही रहा है वेदांता के केस में। लेकिन ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वेदांता के केस में दो ही बिजनेस की वजह से डिविडेंड आ रहा है, एक है मेटल, एक है क्रूड। पिछले वाले क्वार्टर में मेटल चला था, इस वाले में क्रूड, इसलिए ये दोनों ठीक निकल गया। अब अगले साल ये दोनों चले नहीं चले तो डिविडेंड का नंबर वो नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान जिंक का पेरेंट है, तो हिंदुस्तान जिंक का अच्छा डिविडेंड वेदांता को मिलता है और वेदांता अपने प्रमोटर को देता है, जो आप लोग भी इंजॉय करते हैं। तो डिविडेंड स्टोरी तो ठीक ठाक है, लेकिन यूजुअली डिविडेंड ज़्यादा देने वाली कंपनी की स्टॉक में बहुत मूवमेंट नहीं आता। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, ओरेकल, सनोफी, वीएसटी, वेदांता, बीपीसीएल, आईटीसी। तो उस तरह से अगर आप सोचेंगे तो मतलब ये नंबर्स हैं। अब हो सकता है कि वेदांता आउट परफॉर्म भी कर जाए, लेकिन बहुत बड़े गेंस की उम्मीद मत रखिए। लेकिन डिविडेंड के लिए उसे पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं, डिविडेंड आता रहेगा, विद टाइम उसे प्लो बैक करते रहिए, कॉस्ट नीचे ले आया, कुछ टाइम बाद फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे आप उसे देखिए तो बात अलग बनेगी इसमें। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड के केस में तोमर साहब अभी वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर रणनीति लग रही है, कि ऑलरेडी चला, फिर उसके बाद नीचे आया, बहुत समय हुआ नहीं, 2 क्वार्टर के मतलब 6-8 क्वार्टर के नंबर अभी निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो सिचुएशन एक स्टेबलाइज हो रही है, तो होने दीजिए। मतलब कंपनी में खराबी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा महंगा शेयर ज़रूर है, तो थोड़ा सा सस्ता हो जाए तो ज़्यादा बेटर मिलेगा। लेकिन अदरवाइज़ तो बने रहना ज़्यादा लॉजिकल है। लेकिन आईटी केस में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर यूएस रिसेशन की बातचीत उठ रही है और यूएस में स्पेंडिंग कट होती है, तो वो स्पेंडिंग कट इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए इम्पैक्ट कर सकती हैं। मेजर इंडियन आईटी कंपनीज जो है यूएस से रेवेन्यू उठाती हैं, 25% मोर लेस, और 50-55% का एवरेज, इतना रिटर्न वहाँ से उठाती हैं। तो इसीलिए ओवर एक्सपोज मत होइएगा, लेकिन एक्सपोजर ज़रूर रखिएगा, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ही टीसीएस, एशियन पेंट्स, टाटाकॉम। सर टीसीएस है, ठीक है, एशियन पेंट है, ठीक है, टाटाकॉम है, ठीक है, बैंक में क्या लूँ? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। मिश्रा साहब देखिए, सारे लीडर हैं, तो ये पांचों भी, दोनों भी लीडर ही हैं। आप मतलब अगर लीडर्स में रहना चाह रहे हैं तो आपके चुनाव दोनों ही सही हैं, कोई इशू नहीं है। आप अमंग बेस्ट आपको जो सही प्राइस पे मिले वो आप ले लीजिए। आप प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने 1500 रुपये पे एचडीएफसी बैंक लिया और वो टूट के 1300 रुपये आ गया, तो आप 1300 रुपये मिलेंगे एवरेज नीचे करने के लिए। एक लेवल पे आकर एचडीएफसी बैंक रुकेगा, वो भले 1000 हो, 1100 हो, 1200 हो, जो उसकी फेयर वैल्यू होती है, वहाँ वो बहुत समय बिता देगा, आपकी एवरेज अपने आप खींच के उस दाम पर ले आएगा। बस अब उसके ऊपर जाए तो आप एवरेज मत करिए, उसके नीचे आए तो आप एवरेज करिए, अनटिल अनलेस उस कंपनी में कोई बहुत ही क्रिटिकल खराबी ना आ जाए, तब तक आप उसमें बने रह सकते हैं। बहुत ही क्रिटिकल खराबी कैसी ना हो, जैसे आप कोविड के टाइम पे टीसीएस आ गया था 1700 रुपया, कोई खराबी नहीं थी, कोविड सिनेरियो था इसलिए नीचे आ गया। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम की वजह से टीसीएस 1700 आ जाए तो वो कंसर्न हो सकता है। तो लाइकवाइज आप ऐसे देखिए, और सबसे क्रूशियल चीज़, हर क्वार्टर के नंबर पर नज़र रखिए। 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होना चाहिए कि 100 करोड़ का प्रॉफिट सीधे 2 करोड़ रह गया किसी वजह से, वो गलत है। लेकिन 100 करोड़ से 90 आ गया, 80 आ गया, तो 80 करोड़ भी छोटा प्रॉफिट नहीं होता, तो आप ऐसे इसको रीड कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल अभी इतने सवालों में शामिल करूंगा। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी माफ़ी और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे अब कल भी मुलाकात होगी, अब होगी रेगुलर मुलाकात, और तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।